हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईटीएस इंग्लिश बाय टाइगर से लर्निंग विद फन। मैं फाकिर जफर और आज की क्लास में करने जाना है सीसीएल 2022 का मॉक टेस्ट। देखो भाई, इस मॉक टेस्ट में आपको जो है ना कई एग्जाम्स के क्वेश्चन मिलेंगे, खाली सिर्फ सीजीएल प्री और मेंस ही नहीं। इसमें मैंने आपके लिए आईसीएआर, सीजीएल मेंस, कैट, एमटीएस, रेलवे और आपका सीएचएसएल जैसे एग्जाम के क्वेश्चन का मिक्सचर है। ठीक है, तो इस मॉक टेस्ट में आपको जो है सभी तरह के क्वेश्चन नजर आएंगे। तो ये सिर्फ आपका सीजीएल स्पेसिफिक नहीं, अगर आपका अपकमिंग कोई भी एग्जाम है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उसके लिए भी ये मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि इसमें जो है सभी एग्जाम्स के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वैसे भी क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट टू आपका डिफिकल्ट रहेगा, अच्छे लेवल के आपको क्वेश्चन दिखेंगे, जिससे कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी एकदम बूस्ट अप हो जाए। ठीक है, जो एक डर होता है एग्जाम से पहले वो सब निकल जाए। ठीक है, एक स्टूडेंट का मेरे पास टेक्स्ट भी आया था, मैं कुछ महीने बचे सीजीएल की तैयारी कैसे करें। तो भाई सीजीएल की तैयारी का सबसे बेस्ट मेथड है कि आप कुछ महीनों में सिर्फ और सिर्फ अपना रिविजन करो। और रिविजन कैसे करोगे? मॉक टेस्ट लगा के। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ऑनलाइन मोड से लगा रहे हो तो देखो वो तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपको आप हैबिचुअल हो जाओगे क्लॉक के, क्योंकि एग्जाम हॉल में तो 1 घंटा पता ही नहीं चलता है, लगता है आधे घंटे के बराबर, राइट। तो वो चीज़ आपका जो फियर है ना वो निकल जाएगा। तो आप पहले से ही इतने ढेर सारे मॉक टेस्ट लगा कर जाओ कि जितनी भी एंजाइटी है, जितना भी फियर है, वो पहले ही सब निकल जाए जब आप एग्जाम हॉल में जाओ एकदम फ्री ऑफ माइंड हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं, अपनी स्पीड मेंटेन हो जाएगी आपकी। ठीक है, मॉक टेस्ट से और क्वेश्चन का लेवल भी आपको पता चलेगा। तो मॉक टेस्ट में आपको लगवा ही रही हूँ, इसके अलावा आप जो हो काफ़ी साइट्स है जहाँ से आप जो है ऑनलाइन जाके मॉक टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, वैसे जो सीजीएल हमारी जो ईटीएस की ऐप है उसमें भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाकर लगा सकते हो। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले आप जान लीजिए टेलीग्राम ग्रुप के बारे में। इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप ये हमारा मेन ग्रुप है, इसमें आप इंग्लिश से रिलेटेड अपने डाउट पूछ सकते हो। ढेर सारे क्वेश्चन लगाओ अब इंग्लिश के बैठ के, और जो भी क्वेश्चन नहीं बने आप जो इस ग्रुप में पूछ सकते हो। ठीक है, ये मेरा ग्रुप है मैथमेटिक्स बाय फाकरम है। इस ग्रुप में आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हो, चाहे आप अकेडमिक्स में हो या फिर आप जो किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो। अगर मैथ्स है और डाउट है तो आप इस ग्रुप में अपना पूछ सकते हो। ठीक है, मैथमेटिक्स बाय फाकरम है। इसके अलावा इसमें मैं पीडीएफ भी अपलोड कर देती हूँ। भाई अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही इसमें सीजीएल के पीडीएफ अपलोड किए चैप्टर वाइज, वो भी। ठीक है, 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना चैप्टर वाइज, मैंने वह जो है पीडीएफ अपलोड किया है, जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, इसी ग्रुप में मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। स्टूडेंट क्लास को शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब। देखो ये आपका आईसीआर टेक्नीशियन का पेपर, सॉरी क्वेश्चन। इसमें क्या है भाई, क्वाड्रिलेटरल है आपका एबीसीडी। ठीक है, जो बाइसेक्टर है एंगल सी का और एंगल डी का, वो मीट कहां पर करता है? ई पर। इफ सीईडी, एंगल सीईडी अगर 56 डिग्री है और एंगल ए आपको 63 डिग्री गिवन है, तो बताओ मेजरमेंट ऑफ एंगल बी क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। देखो आपसे कहा गया है क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी। अब एंगल बाइसेक्टर किस किस के? डी के और सी के। कहाँ मिलते हैं? जाकर ई पर। और ये 56 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। और ये आपको कितना गिवन है? ये आपको 63 गिवन है। आपसे जो है एक्स की वैल्यू पूछी गई है। अब ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ये बीटा तो ये भी आपका बीटा होगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है आपका? 180 डिग्री। अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए तो 180 में से 56 माइनस कर दूं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना बचेगा? कितना हो जाएगा? 180 में से 56 माइनस कर दो, 124। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई ये जो क्वाड्रिलेटरल है, दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसके एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। देखो अगर आपको ये बेसिक बेसिक बातें पता है तो आपका क्वेश्चन वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको इस पे ही आपकी कमांड नहीं है तो आपको फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए मुझे 2 अल्फा और 2 बीटा की वैल्यू चाहिए होगी ना, पूरा पूरा एंगल चाहिए होगा। 2 अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा मेरा? 248। ठीक है, अब 248 तक आपके इन दोनों एंगल्स का सम हो जाएगा। साथ में ये हो जाएगा 63 प्लस एक्स करोगे और ये किसके बराबर आएगा? 360 के बराबर आएगा।
तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 में से माइनस कर दो, 248 में 63 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ये 311। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49 डिग्री। ठीक है, इसमें आपको लिखने की नीड नहीं थी, सिर्फ आपको अच्छे से समझ में आ जाए, हर एक स्टूडेंट के अच्छे से समझ में आ जाए, तो इसलिए मैं सारे स्टेप यहाँ पर मैंने लिखे हैं। अदरवाइज इसे आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, कि आप डायरेक्टली इसका आपको ये लिखने की नीड भी नहीं थी, आप डायरेक्टली इसका 2 गुना कर देते। हमें वहां पर किसी को इतना बतानी है हमें कितनी मैथ्स आती है, हमें तो जल्द से जल्द टिक करके आगे बढ़ना है, लेकिन सही टिक करना है, राइट। तो इसे आप नॉर्मल भी कर सकते थे, नॉर्मली 124 का डबल हो जाएगा 248, क्योंकि भाई पूरा एंगल चाहिए होगा। 248 पे 63 ऐड करोगे 311, उसको माइनस कर दो 360 में से, कितना बचेगा 49 आपका बच जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिवाली पर मैंने एक क्विज आपको दी थी दिए की, किसी स्टूडेंट का कोई मतलब कोशिश भी नहीं की क्या आप लोगों ने सॉल्व करने की उसे? अच्छी क्विज थी वो, इंटरेस्टिंग थी। उसमें मैंने पूछा था आपसे कि 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, एरिया कवर करते हैं 5 दिए, तो 5 को आप एक यूनिट मान लो। ठीक है, तो एक यूनिट अगर 28 कवर कर रही है, ठीक है, तो एरिया कितना कवर कराना था आपको 7900। ठीक है, इसको सिंपली डिवाइड कर देते, आ जाता आपका आंसर। बहुत इजी क्विज थी वो तो। और रेडियस के लिए आपको पता है कि 2 पाई आर स्क्वायर लगा दो, तो 28 के बराबर रख के पाई आपको जो है अप्रॉक्स वैल्यू मिल जाएगी कितनी 3। वैसे तो समथिंग कितनी थी 2 पॉइंट समथिंग आने थी, लेकिन जब आप राउंड ऑफ करोगे तो अप्रॉक्स में ले लेना। ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू आएगी कितनी 3 सेंटीमीटर के करीब। ठीक है, 3 सेंटीमीटर की वो रेडियस बना रहा था। चलो फिलहाल आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है गाइस, नेक्स्ट टॉपिक आपका कैलकुलस स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अभी आपका मॉक टेस्ट चल रहा है, तो ये तो आपके सीजीएल की प्रिपरेशन है, लेकिन मैथ्स क्लास में आपका जो है कैलकुलस में आपका स्टार्ट कराने वाली हूँ, एकदम अलग तरीके से पढ़ेगी कैलकुलस। ठीक है, आपको ये भी समझ में आएगा कैलकुलस हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं ना, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इनका क्या यूज है हमारी डेली लाइफ में। और बहुत अच्छे से मैं आपको ये टॉपिक समझाने वाली हूँ, जितना भी आपका डाउट है ना मैथ्स को लेकर और जितना भी फियर है वो सब निकल जाएगा। एक बार कैलकुलस की वीडियो देखना, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। देखो ये क्वेश्चन पहले मैं लिख देती हूँ, ये है क्या, 10 की पावर 4 थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा, इसे डिवाइड कर रहा है 10 स्क्वायर थीटा माइनस √2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस √2, ये प्लस है। ठीक है, ये इस तरह से लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को देखते ही जो है 2 मेथड याद आते हैं। पहला हो जाता है कि आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज कर लो, थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर क्या हो सकता है, दूसरा मेथड यह है कि अगर आपकी अलजेब्रा में काफी अच्छी कमांड है तो आप अलजेब्रा के थ्रू भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे, देखो अलजेब्रा की एक आइडेंटिटी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, वो आप लर्न कर लो अच्छे से, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। उस आइडेंटिटी पर बेस्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी ये है कि भाई a की पावर 4 और b की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो, प्लस b की पावर 4 हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस √2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस √2ab। tan स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाता है 1 हो जाता है, इसलिए ए बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1 होगी। ठीक है, आपको ये और ये वाली चीज गिवन है, अगर आप इसको इससे डिवाइड कराओगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ए की जगह पर क्या है tan है, बी की जगह पर क्या है कॉट है, बस यही आपको पुट करना था। तो जब हमने इन दोनों को डिवाइड कराया तो हमें वैल्यू मिल जाएगी इसकी, मतलब हमें मिल जाएगा रूट में tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस √2, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर √2 ही बचेगा। साथ में क्या है आपका +2 माइनस √2, माइनस √2 से प्लस का √2 कैंसिल, tan स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा +2 अगेन क्या बन जाएगा ये आपका tan प्लस कॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा tan प्लस कॉट का होल स्क्वायर।
और 10 प्लस कॉट का होल स्क्वायर जब ओपन करोगे तो आपको मिल जाएगा, साफ साफ लिख देती हूँ यार, ये आपको मिल जाएगा 10 स्क्वायर 10 थीटा और आपका कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और जब रूट हटाओगे तो जाहिर सी बात है 10 थीटा प्लस कॉट थीटा बचेगा, और यहाँ पे किसके बराबर होता है, 2 कॉसेक 2 थीटा के। 2 कॉसेक 2 थीटा है ऑप्शन में, हाँ हैगा, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। ठीक है, कैसे होगा 2 कॉसेक 2 थीटा, भाई टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को क्या लिख लोगे, 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर नीचे 200 मल्टीप्लाई करा दो तो बस क्या बन जाएगा, ऊपर जाएगा तो साइन और कॉस 2 कॉसेक 2 थीटा। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, ये सिंपल आइडेंटिटी पर बेस्ड है, चाहो तो इस पर आप रेशियो लगा लो, चाहो तो डायरेक्टली आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा की, ये आप लर्न कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये बहुत जगह अप्लाई हुई है। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A leak in the bottom of a tank can empty the full tank in 9 hours। ठीक है, लीकेज है भाई बॉटम ऑफ द टैंक में, इसकी वजह से 9 घंटे में पूरा टैंक खाली हो जाता है। ठीक है, एंड इनलेट पाइप फिल्स टैंक एट द रेट ऑफ 5 लीटर पर मिनट। जो इनलेट पाइप है, जो पानी भरने वाला जो पाइप है, वो आपका 5 लीटर 1 मिनट में भर देता है। व्हेन द टैंक इज फुल द इनलेट इज ओपन एंड ड्यू टू द लीकेज। भाई फुल था टैंक तो आपका इनलेट भी ओपन है और साथ में आपके लीकेज भी है, और ओपन और लीकेज दोनों मिलकर एम्प्टी कर देते हैं टैंक को 12 घंटे में। तो आपसे पूछा गया है कैपेसिटी ऑफ द टैंक क्या होगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका आईसीआर में पूछा गया क्वेश्चन है, नहीं ये सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है, सीएचएसएल में। देखो भाई एम्प्टी वाले ले लेते हैं। ठीक है, जो एम्प्टी कर रहा है वो कितने आवर्स में कर रहा है, 9 आवर्स में, लेकिन एम्प्टी के साथ अगर इनलेट भी आप ऐड कर दोगे तो वो कितने आवर्स में कर रहा है, 12 आवर्स में। एलसीएम लो 36 आवर्स हो जाएगा, इट मीन्स इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3। तो मैं ये कह सकती हूँ कि इनलेट पाइप ये तो आपका 4 है और ये अगर 3 आ रहा है तो ये कितना होगा, 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई ये एम्प्टी है ना, एम्प्टी की वैल्यू माइनस की तो होती है। ठीक है, ये माइनस का ही तो है आपका एक तरह से, क्योंकि ये खाली कर रहा है तो एक तरह से इसका क्या है, माइनस का, मैंने माइनस का साइन लगाया नहीं। ठीक है, जो हमारा एम्प्टी करता है टैंक वो हमेशा हमारा माइनस में रहता है। ठीक है, क्योंकि एम्प्टी कर रहा है, ये फुल कर रहा है तो इसकी यूनिट 1 हो जाएगी। ये माइनस का 4 है, ये 1 है, तो जाहिर सी बात है माइनस का 4 और 1 कितना हो जाएगा, 3 है ना, तो 3 मिलकर ये जो है इनकी एफिशिएंसी 3 रहेगी। तो इनलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 आवर। तो इनलेट पाइप अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 1 आवर में फिल करता है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो 1 मिनट में कितना, 5 लीटर। अब 1 आवर में आपको देखना है तो 60 से मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो जाएगा, 300 लीटर। यहाँ भी 60 से मल्टीप्लाई कराओगे तो मतलब 1 घंटे में 300 लीटर। 36 घंटे में कितना करेगा, 36 इंटू 300, 36 3 आवर्स कितना होता है, 108, साथ में लगा दो 2 0, तो सी इज द आंसर। इजी, सिंपल क्वेश्चन था ये तो फिलहाल, लेकिन क्वेश्चन को करने का मेथड भी आना चाहिए। ठीक है, इतनी जल्दी आप क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आपने पहले से ही ढेर सारे क्वेश्चन करे होंगे। ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन आई तब आपको होश आया, अरे सीजीएल एग्जाम भी है, भरना भी है अभी फॉर्म अपना, और फिर जाकर हमें जो है एग्जाम भी देना है। देखो अगर एग्जाम से कुछ दिन पहले ही पढ़ते हो, मतलब 3 महीने पहले, अभी भी वही एकेडमिक्स वाली आपकी तैयारी चल रही है, वही एग्जाम से एक दिन पहले किताब उठाने वाली, ठीक है, तो आपका जिंदगी में कभी सीजीएल का कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं होगा। कोई भी अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है तो उसका करेक्ट मेथड ये होता है, पहले उसको थॉरली समझो कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि उनको जॉब प्रोफाइल ही नहीं पता होती, कि बस सरकारी नौकरी है, लग जाते हैं, बाद में जाके पता चलता है कि अरे ये तो हमें चाहिए नहीं दी है ना। जॉब प्रोफाइल जरूर चेक किया करो, आपका क्या वर्क रहेगा वहाँ, तभी तो आप समझ पाओगे। ये थोड़ी गवर्नमेंट एग्जाम है तो लग जाओ, पहले उस गवर्नमेंट एग्जाम की रिसर्च करो, जानो उसमें क्या क्या पूछा जाता है, क्या जॉब प्रोफाइल होती है, कौन कौन सा सेंटर आप पे पढ़ सकते हैं, कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है,
सारी चीजों को सोच के आप कदम उठाया करो, ये नहीं कि बस दिख जाए गवर्नमेंट एग्जाम और भर दो एग्जाम, है ना, अपना अपनी। तो ऐसे मत तैयारी क्या करो, पहले उसको समझो, सारी तैयारी से लेकर बैठो, देन फिर आपको क्या करना होता है, पूरे साल बैठ के पढ़ना होता है। देखो आपके कौन कौन से एरिया वीक हैं, अगर आपकी मैथ ज्यादा वीक है तो उसको ज्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा, इंग्लिश ज्यादा वीक है तो ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, और पूरे साल पढ़ना पड़ेगा। और पूरे साल ना सारे दोस्त, शादियां, बर्थडे पार्टीज, न्यू ईयर, ये सारी चीजें उठा के रख दो साइड में, भूल जाओ कि ऐसा भी कुछ होता था, कुछ मस्ती मजे जैसी भी जिंदगी थी, और लग जाओ सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई में। एक साल ईमानदारी का दे दो, उसके बाद देखो आपका पेपर क्रैक होता है या नहीं होता, ठीक है। एक साल, सिर्फ एक साल आपको अच्छे से मेहनत करनी होती है, सब कुछ भूल कर। लेकिन अगर आप सब कुछ नहीं भूलोगे ना, आपको इस एक साल में जो है शादियों में भी जाना है, फंक्शंस भी अटेंड करने, बर्थडे पार्टीज में भी जाना है, न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करना है, सब कुछ आपको बढ़िया से चाहिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है एग्जाम क्रैक नहीं होगा। और आज जिनके आप शादियों में जा रहे हो, पार्टीज आप अटेंड कर रहे हो ना, कल वही लोग आपको ताना देने वाले हैं कि भाई अब तक आपका सीजीएल क्रैक क्यों नहीं हुआ, अब तक आपकी चाहे गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं लगी, ठीक है। तो ये वही लोग हैं जो आपको ताना देने वाले हैं, तो इनको साइड में रख दो, पहले अपनी जॉब लगवा लो, उसके बाद बढ़िया जिंदगी घूमते रहो बढ़िया से, ठीक है। लेकिन पहले एक साथ ईमानदारी का दे दो, ईमानदारी से पढ़ो, पहले ऑनेस्टली पढ़ो, तभी जाके क्रैक होगा। वरना ये जो होता है ना, बाद में आप जो क्रिटिसाइज करते हो और जो है ब्लेम देते हो सीजीएल को या फिर किसी भी गवर्नमेंट बॉडी को कि जो है पेपर बहुत टफ था, कैलकुलेटिव था, क्वेश्चन घूमे हुए थे, भाई ये एक्सक्यूजेज होते हैं और ये वो बच्चे देते हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की होती, ठीक है। वरना पेपर टफ में भी ऑफिसर बने हैं, कैलकुलेटिव में भी ऑफिसर बने हैं, इसलिए बने हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, पूरे साल बैठ के पढ़े हैं, उन्होंने अपना टाइम दिया है, तो पेपर भी उनका हो गया, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, आपने कभी कैलकुलेशन पे अपना वर्क नहीं किया, आपको तो पार्टीज और फंक्शन में जाना था, तो जाहिर सी बात है आपका कैसे हो जाएगा क्रैक, आपको तो हमेशा पेपर डिफिकल्टी लगेगा ना। तो ये एक्सक्यूजेस देना खत्म करो, सीरियस हो जाओ, मैच्योर हो जाओ, सारी चीजें साइड में उठा के रख दो। अगर सच में ऑफिसर बनना चाहते हो, ऑफिसर पहले वर्ड का मीनिंग समझो कि ऑफिसर वर्ड है क्या, क्या आप उसके लिए सूट भी करते हैं, कि आपके अंदर इतना डिसिप्लिन भी है कि आप ऑफिसर बन पाए। पहले वो डिसिप्लिन तो लाइए अपनी लाइफ में, पहले अपनी लाइफ को उस रूटीन से तो लेकर चलिए जो एक ऑफिसर की लाइफ होती है, तभी तो जाके आप जो ऑफिसर बनोगे। ये थोड़ी आपको जिंदगी में सारे मस्ती भी चाहिए और साथ में ऑफिसर की जॉब भी, ऐसे नहीं हो पाता है बेटा। पहले आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तब जाके बनोगे, अदरवाइज भूल जाओ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना, दो मेथड है इसे सॉल्व करने के। पहला हो जाता है डिजिटल सम लगा दो, ठीक है। पर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो भाई डिजिटल सम के लिए, आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर क्या है, 62 3 बार है, तो ये 62 का क्यूब नहीं हो जाएगा, ये 362 दो बार, तो 362 का स्क्वायर, साथ में 22, अगेन यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या है 62 और 22 का स्क्वायर, माइनस क्या हो रहा है 22 का होल क्यूब, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा ए क्यूब बी क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3a बी स्क्वायर, ये तो आइडेंटिटी है किसकी, अलजेब्रा की, कि भाई a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, किसकी है ये है a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। अगर ये सारी चीजें आपको अच्छे से आती हैं तभी आप ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे, वरना सोचते रहो, ये तो पता चल जाएगा अलजेब्रा की कोई आइडेंटिटी लग रही होगी, लेकिन क्या है वो a क्यूब माइनस बी क्यूब है या फिर a माइनस बी का होल क्यूब है। इसमें आइडेंटिटीज पे वर्क करो अच्छे से, सब कुछ आपको आना चाहिए, ठीक है, कि आप देखते ही समझ जाओ कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर फॉलो हुई है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ पूरे को, क्या a माइनस बी मतलब 62 माइनस 22 का होल क्यूब, और डिवाइड किससे हो रहा है ये 8 के क्यूब से, तो ये कितना हो जाएगा 40 का क्यूब, 40 का क्यूब मतलब 40 इंटू 40 इंटू 40, और 8 का क्यूब मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 एक से कितनी बार जाएगा 5 बार से 5 बार जाएगा, ठीक है। और 3 है तो 125, तो 125 इज द आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था ये, नोट कर लो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। AC एंड BC आपकी टू कॉर्ड्स है सर्किल की, द लाइन BA प्रोड्यूस की जाती है पॉइंट P पर,
सच दैट जब आप सीपी को ज्वाइन करते हो तो ये सीपी लाइन जो है ना ये कट मारती है सर्किल पर, किस पर, टी पॉइंट पर। एसी और बीसी आपके बराबर है, सीटी की वैल्यू 5 गिवन है और बीसी आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है, तो बताओ पीटी क्या होगी। सबसे पहले बना लो सर्किल, देखो भाई, और अब इसको समझो। 2 कॉर्ड्स गिवन है, कौन कौन सी है, बीसी और आपकी सीए। अब बीए को प्रोड्यूस किया गया पॉइंट पी पर, ठीक है, और कहा गया जब आपने सी से पी को कनेक्ट किया तो ये सी पी ने टी पर सर्किल को कट किया, ठीक है। बीसी और एसी बराबर है दोनों 8 सेंटीमीटर की और सीटी आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर की, तो बताओ पीटी क्या होगी। देखो भाई ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, तो मैं ये कह सकती हूँ ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, बस, इसके अलावा हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन में फंस जाओ, आपकी समझ में नहीं आए कि सर्कल की कौन सी आइडेंटिटीज लगेगी, यहाँ तो ट्राइंगल के थ्रू भी कोसाइन और साइन रूल से भी साइड फाइंड नहीं हो रही है, तो उस केस में याद क्या करो सिमिलैरिटी को, ठीक है। सिमिलैरिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर कुछ ना लगे वहां पे लग जाता है, ठीक है। बस आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा, बहुत सिंपल है कि भाई अगर मैं बी को टी से कनेक्ट करा दूं तो देखो क्या फायदा हो जाएगा। मुझे साइड निकालनी है पीटी, पीटी साइड निकाली जाएगी तो जाहिर सी बात है अगर मैं या तो पूरी निकालूं तब भी चलेगा, ठीक है। 8 ये मुझे गिवन है, तो देखो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो कौन सा ट्राइंगल जो मैंने लाइन यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की है, सी बी टी, सी बी टी को देखो, इसके साथ ट्राइंगल देखो बी सी पी, क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। सिमिलर कैसे हो जाएंगे, देखो सिमिलर ये ऐसे हो जाएंगे, आप चाहो तो आप बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे कि ये वाला ले लेते हैं क्योंकि हमें पीटी निकालनी है सेट, तो ये वाला ट्राइंगल ले लो, नहीं। देखो ट्राइंगल ऐसे यहाँ पर हमें फॉर्म करने हैं जहां पर हमारे एटलीस्ट 2 एंगल्स सिमिलर आ जाए, ठीक है। जैसे कि देखो अगर आप सी बी टी में देखो, सी बी टी में ये वाला जो एंगल है आपका ये कॉमन हो जाएगा, क्यों, ये इसमें भी आ रहा है और बी सी पी में भी आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल तो आपका हो जाएगा कॉमन। इसके अलावा जो है इसका ये वाला एंगल बी का, सी बी टी का, ठीक है, और इसका सी टी बी, ये क्या हो जाएंगे, ये भी आपके इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें भी थीटा है और इसमें भी थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपके 2 एंगल बराबर आ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा और ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, ये आपके सिमिलर, ठीक है, ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। फॉर योर कन्वीनियंस मैं लिख देती हूँ, देखो पेन चेंज कर लेती हूँ, मैं तो रेडी रहना, ये थीटा इसमें, ठीक है, बड़े वाले में अगर देखो सी बी टी में एंगल बी आपका थीटा है, ठीक है, तो एंगल बी किसके बराबर होगा, छोटे वाले में सी टी बी के, क्योंकि सॉरी ये भी आपका क्या होगा, थीटा हो जाएगा, सॉरी हाँ, ठीक है। क्यों होगा थीटा, भाई सेम आर्क का कॉन्सेप्ट याद है ना आपको, बीसी क्या है, आर्क है आपकी, तो बीसी आर्क से अगर ये वाला एंगल आपका थीटा बनता है तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल भी थीटा, तो ये दोनों थीटा थीटा हो जाएंगे, ठीक है। इसी वजह से ये आपका बी एंगल टी के बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों के दोनों थीटा हैं। एंगल सी जो है वो आपका कॉमन हो जाएगा और बचा हुआ एंगल, अब ये दोनों आपके बराबर हो गए तो जाहिर सी बात है तीसरा एंगल अपने आप कॉमन हो, आपका इक्वल हो जाएगा। इसी वजह से बी और पी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मैं ये कह सकती हूँ ये दोनों के दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों के दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे, बस लगा दो सिमिलैरिटी। अब देखो बड़े वाले एंगल में थीटा के सामने क्या है आपका पीसी, छोटे वाले एंगल में थीटा के सामने कितना है 8 है बराबर। इसके अलावा बड़े वाले एंगल में पी के बराबर क्या है 8,
छोटे वाले में ये ब्लैक से जो मैं मार्क किया इसके सामने कितना है 5 है, तो पीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64/5 या फिर 12.8। ठीक है, पीसी 12.8 है, 12.8 में से 5 माइनस कर दो तो 7.8 आपका आंसर हो जाएगा। तो 7.8 इज द आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। सिंपल है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कंस्ट्रक्शन किस तरह से किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, जहां पर कुछ भी समझ में नहीं आए वहां पर सिमिलैरिटी या फिर कॉन्ग्रुएंसी में से कोई एक रूल आपका अप्लाई हो सकता है। आप कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से करिए कि आपके 2 एंगल्स जो है इक्वल बैठ जाएं, और 2 अगर एंगल इक्वल बैठ जाएंगे तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाएगा। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत इजी है। एक्स और वाई 2 नंबर्स हैं हैविंग अपोजिट साइड्स। ठीक है, अपोजिट साइन है। अच्छा ठीक है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर 16 और 81 है, तो साइड से बात है एक्स और वाई कितने हो जाएंगे 4 और 9। ठीक है, लेकिन आपसे कहा गया अपोजिट साइन है तो किसी एक का अपोजिट साइड ले लो। क्या ले लो, एक्स को -4 ले लो। ठीक है, अब 3x है तो 3 इंटू -4 कितना हो जाएगा -12 प्लस 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा 36। 2 इंटू -4 कितना हो जाएगा -8 और माइनस का कितना हो जाएगा 27। ये हो जाएगा -24 प्लस का 24 ना, 36 का साइन बड़ा है तो 24 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका 35, वो भी माइनस का, यही क्या है आपका आंसर 24 माइनस का 24 एंड 35। ठीक है, अपोजिट साइन बस आपको ध्यान रखना था। ठीक है, वरना एक अगर मान लो यहाँ पर ऑप्शन डी ये ना होकर 24/35 होता तो बहुत से स्टूडेंट इसको भी मार्क कर सकते थे। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि साइन अपोजिट के बिना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए कंप्लीट अ टास्क इन 18 डेज। ए किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है। ठीक है, बी उसी काम को सेम वर्क, ठीक है, कितने में करता है 32 दिन में पूरा करता है। जब काम स्टार्ट हुआ दोनों ने बढ़िया से जो है साथ में काम किया, लेकिन बी भाग जाता है 8 दिन बाद। सिर्फ इससे 8 दिन काम हुआ, इससे ज्यादा से काम नहीं हुआ और ये चला जाता है। ठीक है, बेचारा ए सारा का सारा काम कंप्लीट करता है, लेकिन जाहिर सी बात है बी ने 8 दिन काम किया था तो उसके हिसाब से कुछ तो पैसे मिलेंगे ही ना। तो वेजेस कितनी बैठती हैं इनकी 8,800। तो आपको बताना है ए का शेयर कितना होगा। देखो भाई, कोई भी चीज हो, कोई भी इंसान हो, वो जितना काम करेगा उसके हिसाब से उसको पैसा दिया जाता है। यही होता है, जितना आप काम करोगे उसके हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। तो भाई ए बेचारा एंड तक लगा रहा। ठीक है, अब हुआ क्या था कि जो बी था, बी वैसे तो 32 दिन में सारा काम निपटा देता, लेकिन इसने 32 दिन में निपटाया नहीं, इसने सिर्फ और सिर्फ 8 दिन ही काम किया। 32 दिन में काम कर सकता था पूरा काम, लेकिन सिर्फ इसने 8 दिन काम किया, तो एक्चुअल में इसने सिर्फ 1/4 काम ही पूरा किया। काम था 4 और 1 पूरा किया, तो बाकी का बचा हुआ रिमेनिंग वर्क, ठीक है, रिमेनिंग वर्क किसने कंप्लीट किया, रिमेनिंग वर्क जो है 3/4 बेचारे ए ने किया। ठीक है, ये काम ए ने निपटाया। अब ए ने 3/4 काम अगर पूरा किया है, इसने इतना ढेर सारा काम किया है, तो इसको इसके हिसाब से ही पैसे मिल जाएंगे। तो कितना हो जाएगा ये आपका 66,000 6600। ठीक है, तो 6600 इज द आंसर। इसमें अब देखो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि इस तरह से मैं बता देती हूँ, ए ने किया 18 दिन, बी ने किया 32 दिन, दोनों पर लो एलसीएम जो भी आए, एफिशिएंसी लो, फिर एफिशिएंसी से जो है इनका काम निकालो, उसके बाद जो है ये सब करो। ठीक है, इतना सब कुछ नहीं करना होता आपको। ठीक है, नॉर्मली आपको पता है 32 अगर पूरा काम कर रहा है, सिर्फ 8 किया है 32 में से, तो कितना कर रहा है 1/4, तो बचा है कितना 3/4 के हिसाब से सैलरी दे दो। ठीक है, वेजेस। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कॉस्ट है सोफा सेट की किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप जो है मैथमेटिक्स बाय फाकरा में, वहां पर भी पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो भाई जो कॉस्ट है सोफा सेट की वो है 225%। किससे ज्यादा, टेबल से ज्यादा। 225% टेबल से ज्यादा है सोफा। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ द सोफा सेट इज डिक्रीज्ड, सोफा सेट की कॉस्ट को कर दिया जाता है डिक्रीज 34% से, और टेबल की कॉस्ट को बढ़ा दिया जाता है 25% से। तो बताओ परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। अच्छा, परसेंटेज चेंज बताना है आपको, किसमें, इनिशियल कॉस्ट में
और आपकी करंट कॉस्ट में। लेकिन इस बार करंट कॉस्ट में आपको एक सोफा नहीं बल्कि 2 सोफा की कॉस्ट लेनी है और 3 टेबल की कॉस्ट से कंपेयर कराना है। इनिशियल और करंट की परसेंटेज को कंपेयर कराना है, लेकिन जो है सोफा और टेबल की यूनिट इंक्रीज करके, ठीक है। तो यहाँ लिख लो सोफा, यहाँ लिख लो टेबल। 225 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 4/9। तो मतलब टेबल अगर 4 रुपए की है तो सोफा सेट कितना है 13 रुपए का है। लेकिन इसकी कॉस्ट को 34% घटाया गया और इसकी कॉस्ट को 25% बढ़ाया गया। फिर आपसे पूछा गया 2 सोफा, कितने सोफा है 2 सोफा सेट है ना, 2 इंटू 13, 2 सोफा सेट और 3 टेबल। कैंसिल आउट कर दो इसे मैं, रेशियो कितना बैठेगा 13:6 का, ठीक है। अब आपको बताना है परसेंटेज चेंज क्या होगा। परसेंटेज चेंज हो जाएगा आपका, वेटेड एवरेज फॉर्मूला लगा दो, 13 इंटू माइनस का 34 तो कितना हो जाएगा -13 इंटू 34। ऐड कर दो कितना इसमें 25 इंटू 6 और डिवाइड करा दो किस से 13 प्लस 66 कितना हो जाएगा 19, ठीक है। अब इसको करने के 2 मेथड है, या तो आप इसमें लगा दो डिजिटल सम। डिजिटल सम में क्या होता है कि आपका जो सम ऑफ डिजिट होता है वो बराबर होता है आपके किसके ऑप्शन, आपके जो आंसर होता है ना उसके डिजिट के, ठीक है, सम ऑफ डिजिट। तो यहाँ पर डिजिटल सम नहीं लग पाएगा। दिक्कत वाली बात ये हो जाएगी क्योंकि 82 एंड 18.2 और 18.2 दो बार आपको गिवन है। अच्छा एक बात आप ये देखिए 34 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा आएगा, 25/6 है, ठीक है, 150 से तो ज्यादा ही आ रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपका जो आंसर होगा वो माइनस में होगा। माइनस का मतलब क्या हो जाएगा डिक्रीज, है ना। तो इट मीन्स इंक्रीज वाले तो कैंसिल आउट कर ही दो, ये भी कट जाएगा इंक्रीज में और ये भी आपका कट जाएगा इंक्रीज में। तो या तो आंसर आपका ये हो जाएगा या फिर आपका आंसर ये हो जाएगा। इन दोनों में से दो ऑप्शन आपका चाहे एक ही ऑप्शन होने वाला है। अब आप हाँ डिजिटल सम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चाहो तो डायरेक्टली भी कर लो, इसे इतनी इजी कैलकुलेशन है। 13 4 का आपका कितना हो जाएगा 52, कैरी 5, 13 3 39 एंड 5 कितना हो जाएगा आपका 42, वो भी माइनस का, ये प्लस का कितना है 150 डिवाइडेड बाय 19। 150 इसमें से माइनस करो, पहले 100 माइनस कर दो 300, फिर आपका 50 में से 22 कितना हो जाएगा आपका 288 डिवाइडेड बाय कितना 19। एक बार तो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट होगा, ठीक है, बचेगा कितना 98, 5 टाइम्स जाएगा 95, ठीक है, 15 पॉइंट समथिंग। तो 15.4 ऑप्शन में भी है, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी आंसर, है ना। पूरा सॉल्व करने की नीड भी नहीं है, 5 बार तो ये जाएगा ही नहीं, और वो 8 बार तो जा ही नहीं सकता, 5 बार ही जा रहा है आपका ना 95। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 15.4%, ठीक है, डिक्रीज। वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है ये, इसमें हमने काफी क्वेश्चन परसेंटेज में किए हैं। तो अगर आपको गहराई से समझना है तो जाकर देख लेना, ठीक है। हमारा मॉक टेस्ट है, इसको हम इतना ही डिटेल में सॉल्व नहीं करेंगे। डिटेल में अगर आपको चाहिए तो आप जो हो जाकर वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है थीटा ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एट पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज सच दैट द cos थीटा इज 12/13 व्हेन द पॉइंट मूव्ड 288 मीटर टुवर्ड्स द टावर, ठीक है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो जाता है बिकम 5 इन सच अ वे, साइन फाई आपका 3/4 है, हाइट मीटर में है और आपको फाइंड आउट करनी है। ओके देखो भाई अच्छा क्वेश्चन है ये। एक तो ये हाइट एंड डिस्टेंस इजी इतना है बहुत ज्यादा। देखो ये था आपका टावर ABC, वैसे ABC लिखने की भी नीड नहीं है, लेकिन मैं मॉक टेस्ट में भी आपको सब कुछ बताती हुई चल रही हूँ इस तरह से कि आपका रिवीजन भी हैंड टू हैंड हो सके, ठीक है। इसकी PDF मैं आपको ग्रुप में अपलोड कर दूंगी, पहले खुद से क्वेश्चन लगाने की कोशिश किया करो, और जब नहीं बना करे फिर आके जो है आप वीडियो सोल्यूशन देखा करो, ठीक है। पहले खुद से प्रैक्टिस करो फिर आके वीडियो सोल्यूशन देखो, ये करेक्ट मेथड है। ये नहीं है मॉक टेस्ट में भी आप पूरा देख लो कैसा सा सोल्यूशन है, ठीक है। तो खुद ट्राई करा करो, बाद में फिर देखा करो। तभी मैं यहाँ पर डिटेल सोल्यूशन आपको एक तरह से प्रोवाइड करा रही हूँ, जिससे कि अगर आपका कोई भी डाउट है वो भी आपका क्लियर हो जाए और आपका रिवीजन भी बढ़िया से हो जाए, ठीक है। देखो भाई ये था आपका टावर, तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि यहाँ तक थीटा आपका कॉस थीटा, ठीक है, और
टॉप ऑफ द टॉवर, तो कितना बन रहा है आपका 12 और 13। अब आपका जो कॉस थीटा होता है वो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, है ना, पी बी पी एच एच बी, है ना, ये तो आपको ध्यान ही होगा। तो कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपकी कितनी है 12 है आपकी बेस पूरी, और ये कितना है, ये आपका 13 है। चलो, ये अगर 12 है, ये 13 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 ही होगा ना ये आपका। 25 बचेगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, अब आ जाओ। अब आपसे कहा गया है कि जैसे जैसे टॉवर के टूवर्ड्स चला गया कितना 288 मीटर, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका चेंज हो जाएगा इस बार, और इस बार θ1 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5 साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है आपका, साइन फाई हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगी आपकी 3 वैल्यू, ये हो जाएगी कितनी 5। तो ये जाहिर सी बात है ये कितनी हो जाएगी, ये 5, तो ये कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, अब दिक्कत वाली बात ये आ जाती है कि मैम बैलेंस कैसे करें, है ना। बैलेंसिंग ही बहुत से स्टूडेंट को जो है यहाँ पर खा जाती है, उनकी समझ में नहीं आता कि एक बार 5 एक बार 3 क्या होगा इसका। तो देखो बहुत ही ईजी है, इस पॉइंट को अगर मैं डी लेट कर लेती हूँ, तो देखो यहाँ पर आपकी जो हाइट है, यहाँ पर ए बी जो है एक बार तो आपकी कितनी है, ए बी आपकी एक बार तो 5 है और एक बार कितनी है 3 है। ठीक है, अब इसी तरह से आप इसे देखो, ये आपके 5 है और ये आपके 3 है। अब इसी तरह से अगर आप देखोगे बी और सी, बी सी देख लो। ठीक है, बी सी यहाँ पर कितनी है आपकी 12, ठीक है, यहाँ पर तो 12 हो जाएगी, और वैसे कितनी है, ये 4 है, ये 12, तो ये पूरी कितनी बचेगी आपकी 8, ये पूरी आपकी 8 बच जाएगी। तो देखो यहाँ पर अगर मुझे इसे सेम बनाना है, ठीक है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगी, और इसको किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा मुझे, इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, तभी सही हो पाएगा। अगर मैं यहाँ पर बी डी और ए सी को लेती हूँ, ठीक है, तब ज्यादा बेस्ट रहेगा ना। तो यहाँ पर जो बी डी यहाँ पर कितनी है आपकी, बड़े वाले ट्राइंगल ए बी में अगर बात करोगे तो ये हो जाएगी आपकी 12, और यहाँ पर कितनी है 4 है। तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 3 से, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। ठीक है, तभी तो बैलेंसिंग होगी, इनको दोनों को 3 से, इनको 5 से, तो ये तो बन जाएगी आपकी कितनी, हर तरीके से 15 बन रही है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 36 हो जाएगा, और ये कितनी हो जाएगी, ये आपकी 20 हो जाएगी। लो, हो गई बैलेंस। बस ऐसे आपको बैलेंस करना होता है इक्वेशन को। ठीक है, सिंपल। तो ये आपकी 12 हो जाएगी, ये आपकी कितनी है 4 है, दोनों को बैलेंस कर लिया। तो भाई इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 15। अब ये पूरी आपकी कितनी हो जाएगी, ये पूरी अब आपकी हो जाएगी 36। ठीक है, जिसमें से इसकी वैल्यू कितनी आई थी आपकी 20 आई थी। इसकी वैल्यू अगर 20 है तो बाकी की बची हुई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। ठीक है, समझ में आ गया ना ये वाला पार्ट आपको। बैलेंस कैसे करते हैं, डायरेक्टली भी हम बैलेंसिंग कर सकते हैं इसकी। सही है। अब देखो 16 की वैल्यू कितनी गिवन है, 16 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 288, कितने गुना है 1 टाइम एंड 8 टाइम, 18 गुना, है ना, 18 गुना है। अगर इसकी वैल्यू 18 गुना है, आप किसकी चाहिए 15 की वैल्यू, 15 इंटू 18 कर दो, कितना आ जाएगा 18 5 0 एंड देन 9, कितना हो जाएगा यहाँ पर 270, 270 मीटर इज द आंसर। ठीक है, 270 मीटर इज द आंसर। समझ में आ गया ना क्वेश्चन आपके। अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पर सिर्फ बैलेंस ही करना मेन होते हैं और कुछ नहीं। देखो आपसे पूछी गई थी एक तरह से टावर की हाइट, ठीक है, ए बी की आपसे हाइट पूछी गई थी। अब ए बी आपका कहीं पे 3 है तो कहीं पे 5 है, इसको तो सेम बनाना पड़ेगा। तो कहीं पे ये 3 था और कहीं पे ये 5 था। ठीक है, लेकिन हमने देखा 3 के साथ कितनी साइड आ रही थी इसकी 4 वाली आ रही थी, तो हमने 4 ले ली। 5 के साथ जो है इसकी बेस कितनी बन रही थी आपकी 12 बन रही थी। अब आपको इसको तो सेम बनाना ही था, तो इसको जब सेम बनाओगे, इसको अगर 3 से करोगे तो जाहिर सी बात है इसकी बेस को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करा रहा हो तो इसकी बेस को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
ठीक है। अगर आपसे ये साइड पूछी जाती तो आप 13 लेते यहाँ पर, तो 13 को आप 3 से मल्टीप्लाई कराते और 5 को आपको 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ता, लेकिन आपको नीड नहीं थी, आपको सिर्फ क्या चाहिए थी, हाइट ऑफ द टावर। तो हमने बस हाइट ऑफ द टावर को सेम किया, साथ ही साथ इनको बैलेंस किया, फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, इफ 3 रूट एन, ठीक है, बिटलाई करता है 6 और 7 के बीच में, तो बताओ अगर एन एक इंटीजर है तो कितनी वैल्यू पॉसिबल होंगी एन की। ओके, देखो ये जो आपका क्यूब रूट ऑफ एन है, ये जो है 6 और 7 के बीच में लाई करता है। इट मीन्स ये 6 से तो बड़ा होगा और ये 7 से छोटा होगा। ये क्यूब में है तो इसको भी मैं क्यूब में ले लेती हूँ। इनका भी क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट ही लेना पड़ेगा। ठीक है, या फिर ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको भी मैं इस तरह से लिख देती हूँ, 6 का क्यूब कितना होगा, 6 6 36 एंड 2 1 6। ठीक है, और यहाँ पर इसका क्यूब लोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 7 7 49 एंड 3 4 3। ठीक है, ऐसा आ जाएगा 3 4 3। ठीक है, अगर आप यहाँ से आप हटाओगे भी तो यहाँ पर अगर मैं 3 लिख देती हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर भी 3 लिख देती हूँ, तो अगेन ये आपका 6 और 7 हो जाएगा ना, तो इस वजह से ये लिख लिया। अब आपसे पूछा गया है एन की कितनी वैल्यू पॉसिबल होगी, तो भैया इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, माइनस कर दो। 3 4 3 में से कितना माइनस कर दो, 2 1 6, कितना आ जाएगा आपका, एक और माइनस करो, 226 आंसर बैठेगा। अब एक माइनस क्यों किया, देखो एक माइनस इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं आपसे कहती हूँ 4 5 6 7 8, अगर मैं आपसे कहती हूँ 8 और 4 के बीच में कितनी वैल्यू पॉसिबल होगी, ठीक है, मैं आपसे पूछती हूँ 8 और 4 के बीच में कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी, तो आप क्या करोगे, 8 में से 4 माइनस करोगे, लेकिन 4 आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पर काउंट करोगे तो 1 2 3 वैल्यूज, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तभी लास्ट में आप क्या करना पड़ेगा, एक माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर क्या बैठेगा 3। ठीक है, क्योंकि जब भी आपसे कहा जाता है ना बिटवीन, ये जब वर्ड आ जाता है ना बिटवीन, तो जब भी आप लास्ट में से फर्स्ट यूनिट को सब्ट्रैक्ट करो तो एक और माइनस कर दिया करो, अपने पास से एक यूनिट माइनस करा करो, तभी वो सही बैठेगा, क्योंकि बिटवीन है तो बीच की वैल्यूज आएंगी, 8 और 4 उसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, अगर लिखा होता है इंक्लूडिंग तब कोई बात नहीं है, तब तो आपका आंसर आप 4 ही रहेगा, लेकिन अगर सिर्फ बिटवीन लिखा है तब आपको एक माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई ना आपके। अब यहाँ पर जो है आपको क्या करना था, सिंपली माइनस 343 में से 216 अगर माइनस करोगे तो बैठेगा कितना, 127। 127 से 1 और माइनस कर दो तो 126 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 126 इज द आंसर। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Under a sale offers, Suresh has offered 20% discount on the part of the marked price that was paid in cash but was charged 0.5 on the part of the marked price paid through a credit card। देखो क्या कहा गया है, एक सेल चल रही थी, ठीक है, सुरेश को 20% डिस्काउंट मिल रहा था, कब, जब वो पेमेंट कैश में कर रहा था। आप गए काउंटर पे, आपने जो है कैश दिया, तो आपको जो है 100 रुपए के सामान पे 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 100 की जगह आपको सिर्फ 80 रुपए पेड करने हैं। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। लेकिन हुआ क्या, अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो तो इस बार आपको डिस्काउंट नहीं बल्कि आपसे चार्ज कर लिए जाएंगे उल्टा कितने, 0.5%। ठीक है, मार्क्ड प्राइस के जो भी आपका मार्क्ड प्राइस होगा, जैसे कि मान लो 100 रुपए है तो 100 रुपए का कितना आपको पे करना पड़ेगा, 100.5 है ना, 100.5 आप पे करोगे, क्योंकि आपको किससे पेमेंट कर रहे हो, थ्रू क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये वाला स्टेटमेंट समझ में आ गया। कैश में पेमेंट करोगे 20% डिस्काउंट है, क्रेडिट कार्ड में पेमेंट करोगे 0.5% का चार्ज है। ठीक है, सिंपल। अब आपसे कहा गया है जो सुरेश है वो 40% तो मार्केट प्राइस पे कैश पेमेंट कर देता है, मतलब जितने का भी प्रोडक्ट था, मान लो 100 रुपए का प्रोडक्ट था तो 40% मतलब 40 रुपए तो वो कैश में दे देता है। ठीक है, बाकी का कितना बचा, 60 वो क्रेडिट कार्ड से देता है। ठीक है, तो बताओ परसेंटेज ऑफ मार्क्स प्राइस वाज हिज टोटल फाइनल पेमेंट क्या होगा। ठीक है, परसेंटेज बतानी मार्क्स प्राइस पर। ठीक है, फाइनल पेमेंट वो कितने की करेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर 100 रुपए लेट कर लेती हूँ प्राइस,
ठीक है। तो 100 रुपए में 40 तो उसने दिया किससे, कैश से, ठीक है। बाकी का क्रेडिट कार्ड से उसने कितनी पेमेंट की है, 60% की, ठीक है। अब 40 पे जाहिर सी बात है कितना डिस्काउंट दे दिया जाएगा, जितना उसने कैश दिया है उस पे 20% तो डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। अब 40 का 20% कितना हो जाएगा, 8, तो इसमें 8 रुपए डिस्काउंट के मिल जाएंगे इसे, तो इसको कितना पेमेंट करना है, 32, ठीक है। लेकिन 60 है यहाँ पर किसमें, क्रेडिट कार्ड में। अगर 60 आपका क्रेडिट कार्ड में है तो जाहिर सी बात है इसका 0.5 आपको चार्ज करना पड़ेगा, इसकी चार्ज लग जाएंगे 0.5, तो लगभग ही आपका कितना हो जाएगा, देखो 1% होता तो हो जाए आपका 0.6, लेकिन आपका 0.5 है तो उसका भी हाफ कर लो, कितना हो जाएगा 0.3, इट मीन्स 0.3 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 60.3, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 92.3 आंसर। बस यही करना था, 92.3 कहाँ पर है, ये है। इजी। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे तो क्वेश्चन अगर आपको आता हुआ होगा भी ना तब भी नहीं ऊपर नहीं कर पाओगे। ये ना ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ना ही ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपसे इसमें ये पूछा जाता कि टोटल उसको कितना डिस्काउंट मिला तो 100 में से माइनस कर देते तो 7 पॉइंट कितना आ जाता, 7। अगर आपसे पूछा जाता टोटल डिस्काउंट, मान लीजिए आपसे टोटल डिस्काउंट पूछा जाता तो कितना आ जाता, 7.7 आ जाता, ठीक है। हम सिंपली 100 में से 92.3 माइनस कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आपसे क्या पूछा गया, उसे कितना उसने पेमेंट किया, तो 92.3 उसने पेमेंट किया, ठीक है। 40 उसने कैश में पेमेंट किया, तो जाहिर सी बात है कैश पर उसे 20% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है उसे 0.3 जो है 60 उसने क्रेडिट कार्ड से किया है तो उसे 0.5% जो है चार्ज कर देंगे उसके क्रेडिट कार्ड के, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0.3। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। A, B, C divide among the amount 10,500 themselves in the ratio 5, 7 and 3। भाई A, B, C थे 5, 7 और 9 के रेशियो में 10,500 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करते थे आपस में, लेकिन जो है 500 रुपए हर एक को दिए गए है ना, इफ ईच वन गेट 500 मोर दिए जाते हैं, तो रेशियो क्या होगा A, B, C का। ये तो बहुत आसान हो गया है। ये हो जाएगा 14, 14 और 7 21, 21 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 10,500। कितने गुना है ये, 500 गुना है। अब तो कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में, आपसे कहा भी गया है कि 500 मोर, तो एक एक यूनिट बढ़ा दो इसमें, है ना। एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पर भी 500 आ रही है, एक इसको बढ़ा दे दो, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, तो रेशियो क्या बैठेगा 6, 8 एंड 10, या फिर 3, 4 और 5, 3, 4, 5 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, ठीक है। तो ये थे गाइस आज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमने अच्छे अच्छे जो है एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व किए। ICAR हो जाता है आपका, MTS, CGL मेंस, तो सभी के आपको मिक्सचर मिला है क्वेश्चन का, अल्टीमेट क्वेश्चन हो जाते हैं ये। अगर आप इस तरह के मॉक टेस्ट करते रहोगे ना तो आपका जितना भी फियर है, जितनी भी एंजाइटी है, वो सब चली जाएगी। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था मॉक टेस्ट का लेवल रहेगा मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ठीक है। तो उससे आपको एक बहुत बड़ा फायदा ये मिल जाएगा कि आपकी सारी एंजाइटी निकल जाएगी, आपको ये भी फियर नहीं होगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैं सभी एग्जाम पे जब आपको क्वेश्चन करा दूंगी तो आपके दिमाग में ये थॉट आना ही नहीं चाहिए किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हम कैलकुलेटिव भी करेंगे, हम डिफिकल्ट भी करेंगे, हम नॉर्मल कैलकुलेशन वाले भी करेंगे, हम सारी तरह के क्वेश्चन मॉक टेस्ट में अपने करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, आपका कैलकुलस स्टार्ट होने वाला है तो तैयार रहिएगा। कैलकुलस जो है बड़ी अच्छी तरीके से मैं आपको कराने वाली हूँ, जिसमें आपको अलजेब्रा और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और एक आपको मैथ्स को अलग तरीके से देखने का नजरिया भी मिलेगा, क्योंकि हम कैलकुलस को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।